अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन और यह राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा क्लास है। यदि आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको जाकर पहले देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण 1917 से 1947 तक। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत में गांधी जी का आगमन 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए और जहां वे 20 साल से अधिक समय तक रुके थे। 1917 में होता है चंपारण सत्याग्रह। भारत में यह गांधी जी का पहला आंदोलन था। स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी द्वारा भारतीय किसान राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बिहार के चंपारण आने का निमंत्रण भेजा, जिससे वे वहां के किसानों की स्थिति का अंदाजा लगा सके। तो चंपारण सत्याग्रह भारत में यह गांधी जी का पहला आंदोलन था। जैसा कि हमने बताया, यह कहाँ पर था? बिहार का चंपारण जिला था, वहाँ पर गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। महात्मा गांधी को रामचंद्र शुक्ल ने चंपारण आंदोलन के लिए आमंत्रित किया था। नील के खेतों में कार्य करने वाले जो किसान थे, उन्हें अपने ज़मीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य करनी होती थी। तो 1917 में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और जे.बी. कृपलानी, महादेव देसाई और 2 लोग और थे। इनके साथ मिलकर एक जांच समिति बनाई जाती है और इस समिति का रिपोर्ट से विवश होकर सरकार ने 3/20, जो इसको हम लोग 3 कठिया पद्धति कहते हैं, तो इसको समाप्त कर दिया गया। साथ ही सरकार ने जो धन वसूले थे उसका 25% किसानों को वापस भी कर दिया था। ठीक है, दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह 1918। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने किसानों का अंग्रेजी सरकार की जो टैक्स वसूल होती थी उसके विरुद्ध एक सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। गांधी जी की प्रेरणा से ही वल्लभ भाई पटेल और अन्य नेताओं में जो अगुवाई में अकाल के कारण किसानों ने भूमि राजस्व में भुगतान को रोकने का कार्य किया गया। विवश होकर सरकार ने गोपनीय आदेश के द्वारा उसे पारित कर दिया और सक्षम लोगों से ही कर वसूली की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया खेड़ा सत्याग्रह। अगला है अहमदाबाद श्रमिक हड़ताल 1918। अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूर के बीच जो प्लेग बोनस था उसको लेकर संघर्ष हुआ था। बोनस में मालिक जो है 20% भुगतान को तैयार थे, लेकिन जो मजदूर थे उनकी मांग कितनी थी? 50%। इस संघर्ष के समाधान के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहली बार भूख हड़ताल की गई थी। तो याद रखिएगा, अहमदाबाद सत्याग्रह में ही सबसे पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का मूल मंत्र लाया था। इस सत्याग्रह की समाप्ति मजदूरों को 35% जो है प्लेग बोनस का भुगतान करने का आश्वासन दिया गया और तब जाकर यह सत्याग्रह समाप्त होता है। ये जो हड़ताल होता है वो समाप्त होता है। अगला है रॉलेट एक्ट 1919। भारत में जो हो रही है क्रांतिकारी गतिविधियां, उसको कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का नियुक्त किया। यह क्रांतिकारी और अराजकतावादी अधिनियम रॉलेट एक्ट जो है 3 वर्ष के लिए पारित हुआ था। भारतीय जनता ने इस कानून को जो है काला कानून कहा था। क्या कहा था? काला कानून। इस एक्ट में था क्या कि एक अंग्रेजी सरकार जिसको जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919। तो ये जो था 9 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इनको सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और यह गिरफ्तारी रॉलेट कानून के आधार पर ही की गई थी, जो इसका हमने अभी जिक्र किया। तो गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक बहुत ही बड़ा विशाल जो है सभा का आयोजन किया गया। तो उस समय कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, कुल मिला के आप इतना याद रखिएगा, हैरी डायर, ये सशस्त्र सैनिकों के साथ, हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पर हमला बोलता है, वहाँ पर पहुँचता है और सभा को गैर कानूनी घोषित कर देता है और लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे देता है और अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें 1000 लोग मारे गए।
इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको एक उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, वो उन्होंने वापस कर दी। याद रखिएगा, नाइटहुड किसको उपाधि दी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और ये इसी जलियांवाला हत्याकांड के बाद इन्होंने इस उपाधि की जो है वापस कर दी थी। अगला है खिलाफत आंदोलन 1920। विश्व और भारत के मुसलमान तुर्की सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। पहला विश्व युद्ध होता है और उसकी समाप्ति होती है, तो उसके बाद जो मित्र राष्ट्र होते हैं उन्होंने तुर्की के साथ सेवर्स की संधि की। किसकी की? सेवर्स की संधि की। ठीक है। अब इससे क्या होता है, जिसके तहत इस सेवर्स संधि के तहत तुर्की का विभाजन हो जाता है और खलीफा का पद जो है समाप्त कर दिया जाता है। इससे भारतीय मुसलमान सहित विश्व के सभी मुस्लिमों में क्या हो जाती है, एक द्वेष की भावना, एक रोष की भावना की दौड़ उठती है, लहर दौड़ उठती है। तो 1919 में अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी, इन सब के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी का गठन हुआ और दिल्ली में नवंबर 1919 में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की आयोजन की गई थी। 1924 में यह आंदोलन तब समाप्त हुआ जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद मतलब जो खिलाफत को समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 से और इसका जो स्थगित किया जाता है 12 फरवरी 1922 को। इसका उद्देश्य क्या था असहयोग आंदोलन का? खिलाफत के प्रश्न पर सम्मानजनक व्यवहार, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो विरुद्ध जो न्याय की मांग की जा रही थी, स्वराज की प्राप्ति, ये तीनों उद्देश्य थे। साथ ही इसके अन्य कार्यों में जैसे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, सरकारी नौकरियों में इस्तीफा देना, जो टैक्स था उसको ना चुकाना और अस्पृश्यता का अंत, ये सभी चीज़ें शामिल थी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा कांड से गांधी जी के जो है बहुत ही दुखी हुए और 12 फरवरी 1922 को गुजरात बारडोली में कांग्रेस की आपातकालीन बैठक में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न है, इसको याद रखिएगा कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं ने 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस के अंदर एक अलग समूह स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो कभी आपसे पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया। चलिए, तो यहाँ पे अभी हमने आपको चौरी चौरा कांड के विषय में बोला 1922 में जो होता है, तो इसके विषय में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसके कांग्रेस के खिलाफ खिलाफत आंदोलन के जुलूस पर पुलिस ने गोली चला दी। इस पर क्या होती है, जो जनता थी वहाँ की जनता भड़क उठती है और थाने में आग लगा देती है, जिसमें एक थानेदार और उसमें 21 हवलदार थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, जलकर राख हो जाते हैं। ये जो हिंसा होती है, इसकी गतिविधि को देखते हुए ने गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था, समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे है, हमने स्वराज पार्टी के गठन की बात की, स्वराज पार्टी के विषय में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी यहाँ पे। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, हमने बताया कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जिसमें चित्तरंजन दास जो थे वो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, स्वराज दिलाना, स्वतंत्रता दिलाना और जो विधान परिषद में प्रवेश करके असहयोग के कार्यक्रम को अपनाना और असहयोग आंदोलन को सफल बनाना, सरकार की नीतियों और उसके कार्यों में अड़ंगा लगाना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, इससे कुछ उपलब्धियां भी मिलती हैं, जैसे विट्ठल भाई पटेल जो थे वो 1950 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए। स्वराज्यों की जो राजनीति के परिणाम स्वरूप ही भारतीयों के सर्वप्रथम सांसद बनने का भी अवसर भी प्राप्त होता है। अगला है साइमन कमीशन 1927। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के अनुसार 10 वर्षों के बाद उत्तरदायी सरकार के कार्यों की समीक्षा के लिए एक आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन 1929 में ब्रिटेन के चुनावों को ध्यान में रखते हुए समय से पहले ही 8 नवंबर 1927 में एक 7 सदस्यीय श्वेत कमीशन की नियुक्ति की गई। ठीक है, इस कमीशन में जो बिना किसी भारतीय व्यक्ति के
सभी सदस्य ब्रिटिश थे। देखिए 7 सदस्य में कौन कौन थे? जॉन साइमन, बाथम, स्ट्रैथकोना, लेक्सफोक्स, एटली, कैडगन और हार्टसॉन। तो कुल मिलाकर इसमें किसी भी भारतीय को सदस्यता नहीं मिली थी, तो इसलिए इसको श्वेत कमीशन कहा गया। मतलब कि श्वेत कमीशन, सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो श्वेत कमीशन होना और भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, इसके कारण कांग्रेस और दूसरे राष्ट्रवादी दलों ने इसका विरोध किया और इसका गहरा बहिष्कार किया गया और साइमन कमीशन वापस जाओ या साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेहरू रिपोर्ट 1928। भारतीय सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को चुनौती देते हुए ऐसा संविधान तैयार करने को कहा जो सभी जगह मान्य हो। बम्बई में 29 राजनीतिक संगठन जो थे सर्वदलीय, इसका अधिवेशन होता है और डॉक्टर अंसारी इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-1934। इसके विषय में जानते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में और कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में हुई, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी को सौंपी गई। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 सूत्री मांगों को प्रस्तुत किया था। यह मांग समाचार पत्र यंग इंडिया में प्रकाशित की गई थी। ठीक है। तो इस पत्र का वायसराय इरविन ने बहुत ही मतलब कुल मिलाकर ऐसा कहा जाए असंतोषजनक उत्तर दिया, जिसके रिप्लाई में, जिसके प्रत्युत्तर में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को जो है क्या किया था, दांडी यात्रा शुरू कर दी। तो दांडी मार्च जो होता है वो 1930 में प्रारंभ होता है। जो इसका प्रारंभ होता है दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से चलता है और 6 अप्रैल 1930 तक। इसका जो शुभारंभ होता है, प्रारंभ होता है, वो साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी जिला नसौरी जो गुजरात में है वहाँ पर नमक कानून का उल्लंघन तक। इसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहले इसमें जानते हैं कि इसकी कुल दूरी कितनी थी। दांडी मार्च में कुल दूरी थी 385 किलोमीटर और इसमें कुल 78 स्वयं सेवक थे। ठीक है। 24 दिनों की यात्रा करके महात्मा गांधी 5 अप्रैल 1930 को दांडी में समुद्र तट पर पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इसके साथ ही देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। ये जो आंदोलन था इसमें क्या क्या यदि हम जाने तो सबसे पहले इसमें था नमक कानून तोड़ना, छात्र सरकारी विद्यालयों और कर्मचारी दफ्तर को छोड़ दें, विदेशी वस्त्रों को जला दें, सरकार को कोई टैक्स नहीं मिलेगा, नारियां जो है शराब, अफीम, विदेशी वस्त्रों की दुकानों का घेराव करें। तो इस तरह से इसका यही कार्यक्रम था जो दांडी मार्च होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और यदि आप चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।